हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक की बहाली होने वाली है, उसके लिए पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इसमें मैं पॉलिटी का लगभग 4 से 5 टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो एक एक चीज़ों को आप अच्छे तरह से आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थ्योरी क्लास लेकर आता हूँ और वैसे क्लास जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि संविधान का निर्माण के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, शुरुआत में क्या थी कि 389 सीटें अलॉट की गई। शुरुआत में क्या की गई, 389 सीटें अलॉट की गई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और एक एक लाइन को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और सुनने से ही आपका हर एक लाइन क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएंगी, ठीक है। और मैं लंबा वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, और कम ही वीडियो में आपको मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे मटेरियल आपको कम समय में उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या बात किया था, शुरुआत में 389 सीटें अलॉट की गई थी, जिसमें कि 296 सीटें निर्वाचित यानी इलेक्शन करवा के जो इलेक्शन करके जो सीटें अलॉट की गई थी वो 296 थी। और 93 सीटें जो थी कि रियासत राज्य के जो अंग्रेजी रियासत राज्य थे उसके लिए 93 सीट रखा गया था, जो कि नॉमिनेशन के द्वारा उसको फुलफिल किया जाता था। और इसमें 389 सीटें में हुआ क्या कि मुस्लिम लीग बहिष्कार करने लगे। इसमें मुस्लिम लीग क्या करने लगे, इन चीज़ों का बहिष्कार करने लगे, और वो इसमें से वो बाहर निकल गए। जब मुस्लिम लीग बहिष्कार करने लगे और बाहर निकल गए, तब टोटल सीट जो बच गया वो 299 बच गया, ठीक है। कितने बच गया, 299 बच गया। आगे हम बात करें तो बिहार में यानी बिहार से टोटल 39 सदस्य क्या हुए, इलेक्ट हुए, चुने गए। तो बिहार से कितने सदस्य चुने गए, तो 39 सदस्य चुने गए, जिसमें कि कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम हम आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि सरोजनी नायडू हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद बाबू जगजीवन राम। ऐसे बहुत सारे लोग थे, 39 लोग, जो कि बिहार से क्या हुए, वो चुने गए सदस्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। तो संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आप देखेंगे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इसके अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अब 11 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है, ठीक है। अस्थायी और अस्थायी में आप लोग डिफरेंस जानते होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस उद्देश्य से प्रस्ताव को पेश किया गया, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस प्रस्ताव उद्देश्य को क्या किया गया, पेश किया गया। और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा। आगे हम बात करें तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्र ध्वज को स्वीकार कर लिया। कितने तारीख को, तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्र ध्वज को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और हमारे संवैधानिक सलाहकार उस समय जो थे कौन थे, BN राव थे। हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे। और BN राव के द्वारा अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करके इनके द्वारा एक ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है। एक ड्राफ्ट तैयार किया गया यानी प्रारूप तैयार किया गया BN राव के द्वारा। अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करके उनको भेजा गया अलग अलग देशों में कि जाकर देखिए कि वहाँ के संविधान कैसा है। तो वो बहुत सारे देशों में गए और वहाँ से अध्ययन करके उनके द्वारा एक ड्राफ्ट यानी प्रारूप प्रस्तुत किया गया, तैयार किया गया। आगे हम बात करें
तो 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्ट यानी इस प्रारूप के ऊपर विचार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, जिसको कह सकते हैं मसौदा समिति, बनाई गई। और इस मसौदा समिति में कुल सदस्य थे, कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, जिसमें कि एक अध्यक्ष थे और बाकी 6 अदर सदस्य थे। ठीक है, अब आगे हम बात करें इसके बारे में, तो BN राव के द्वारा जो प्रारूप दिया गया उसका अध्ययन करने के लिए एक सदस्य बनाया गया। BN राव के द्वारा जो प्रारूप दिया गया उसका अध्ययन करने के लिए एक सदस्य बनाया गया। और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष को इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। किनको बनाया गया? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और 16 जुलाई 1948 को 2 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 16 जुलाई 1948 को 2 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें 2 लोगों का नाम क्या है? पहले थे HC मुखर्जी और दूसरे कौन थे? VT कृष्णमाचारी। ठीक है, कौन थे? HC मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णमाचारी। और इसमें आगे बात करें तो टोटल 11 महीना 18 दिन लग गया है। ठीक है, टोटल वर्ष कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। और आगे हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार हो गया संविधान? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और इस दिन को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आगे बात करें तो 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई इसकी। 24 जनवरी 1950 को इसकी लास्ट मीटिंग हुई। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान को लागू कर दिया गया। कुछ नोट्स में लिखा गया है, आप जरा देखेंगे और सुनिए। लिखा गया है कि 299 लोगों में से 284 लोगों ने अपने हाथों से उस मूल संविधान के ऊपर सिग्नेचर किया था। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पहले ही हम बता दिए थे कि 200 टोटल सीट 299 बच गया था, तो उसमें से 299 लोग में से 284 लोगों ने क्या किया? अपने हाथों से उस जो संविधान बना था उस ओरिजिनल संविधान के ऊपर अपने हाथों से 284 लोगों ने क्या किया था? सिग्नेचर किया था, साइन किया था। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। अब हम कुछ प्रसिद्ध नाम के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। तो इनका जो जन्म था 10 नवंबर 1871 में आरा में हुआ था। ठीक है, आरा में हुआ था। लेकिन वर्तमान आरा के एक गांव है मुरार गांव, वहाँ हुआ था। लेकिन वर्तमान में अगर अभी की बात किया जाए तो अभी वो गांव कहाँ आ गया है? बक्सर में आ गया है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। आगे हम बात करें तो 6 मार्च 1950 को पटना में इनका मृत्यु हो गया। किनका? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का 6 मार्च 1950 को पटना में इनका मृत्यु हो गया। और इनका जो पेशा था वो पत्रकार थे और कानून को भी जानते थे, यानी लॉ को जानते थे। जब पहले बिहार और उड़ीसा एक प्रांत हुआ करता था, तब उस समय अंग्रेजों के समय में चुनाव हुआ, तो उसमें इन्होंने विधि मंत्री का कार्य संभाला। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, और आगे इनके बारे में बात करें तो बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया। बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया। किनके बारे में हम बात कर रहे हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। तो ये जो भी पॉइंट लिखा है उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ समझिएगा। और आगे चलिए देखते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी रहे हैं। बिहार को बंगाल से अलग कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार को बंगाल से अलग कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और 1946 में संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तब इनको संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 1946 में संविधान सभा का जब पहली बैठक हुई तब इनको संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और पटना में एक सिन्हा लाइब्रेरी जिसके संस्थापक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। पटना में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है सिन्हा लाइब्रेरी, जिसके संस्थापक जो फाउंडर थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो भी लाइन लिखा गया है उन्हीं के बारे में लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इन्हें देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी गई। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्हें देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी गई। और इनका जो जन्म 3 दिसंबर 1884 जो कि जीरादेई गांव पड़ता है, जो कि सिवान में है, वहाँ हुआ था। ठीक है। और 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। इन्होंने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। और साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम बिहारी लॉ का संपादन इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है। आगे हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष रहे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा का क्या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बन गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति कौन बने? किनके बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात हो रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है। और 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में इनका निधन हो गया। 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। अब उस समय की कुछ बात कर लेते हैं। तो उस समय में अगर देखा जाए तो टोटल क्या थे, अगर पार्ट की भाग की बात करें तो टोटल 22 भाग थे। और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद था। टोटल कितने अनुच्छेद थे? 395। अगर अनुसूची की बात करें, शेड्यूल की बात करें तो टोटल कितना शेड्यूल था? 8 था। ये जनवरी 1950 की बात किया जाए। लेकिन अभी की बात किया जाए तो अब कितना हो गया? तो अभी टोटल भाग कितना है? 25 है। और आर्टिकल की बात करें यानी अनुच्छेद की बात करें तो 465 से ज़्यादा है। ठीक है, 465 प्लस है। और शेड्यूल यानी अनुसूची की बात करें तो कितने हैं? 12 हैं। अब हम कुछ बात करते हैं राज्य विधान मंडल के बारे में। ठीक है, लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो राज्य विधान मंडल की बात करें तो इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अगर राज्य विधान मंडल को हम बांटे तो तीन हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक होता है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। ठीक है, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल होता है। अगर इसके अनुसार हम देखें तो इसके अनुसार देखें तो क्या है, जरा समझिएगा। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह जो विधानमंडल है, जो अभी हम विधानमंडल की बात किए हैं, जो बीच में आपको दिख रहा होगा विधानमंडल, सॉरी, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह जो विधानमंडल है उस विधानमंडल को क्या करना चाहता है। ठीक है, विधानमंडल की, हम राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं ना, तो ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि उस विधानमंडल को वो क्या करना चाहता है। विधानमंडल को एक सदनीय रखना चाहता है या द्विसदनीय रखना चाहता है। विधानमंडल को एक सदनीय रखना चाहता है या द्विसदनीय, ये राज्य विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है। वैसे एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, तो बिहार जो है, बिहार जो राज्य है हमारा, वो एक सदनीय है या द्विसदनीय? तो ये द्विसदनीय व्यवस्था है यहाँ पे, है ना। तो आगे हम बात करें इसके बारे में। तो एक सदनीय में केवल क्या होता है, इसको समझ लीजिए, एक सदनीय और द्विसदनीय को। तो एक सदनीय में क्या होता है, केवल विधानसभा होगी। ठीक है, और राज्यपाल होगा। एक सदनीय में क्या होता है, केवल विधानसभा होगा और राज्यपाल होगा। और द्विसदनीय की बात करें तो इसमें तीनों शामिल हो जाएगा, विधानसभा भी होगा, विधान परिषद भी होगा और राज्यपाल भी होंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें अगर भारत में द्विसदनीय कितने राज्य हैं उनकी बात करें तो भारत में द्विसदनीय टोटल 6 राज्य हैं। जिस राज्य के नाम बता देते हैं आप लोगों को। एक बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। ये 6 राज्य में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा और समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर हम आर्टिकल 170 की बात करते हैं यानी अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो इसका यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, इसका सदस्य बनने के लिए यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए
क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो निर्वाचन होता है वो डायरेक्ट तौर पे होता है, यानी प्रत्यक्ष तौर पे होता है। ठीक है, विधानसभा का जो निर्वाचन होता है वो डायरेक्ट तौर पे होता है, यानी प्रत्यक्ष तौर पे होता है। और इनमें जो है पब्लिक वोट करती है। प्रत्यक्ष कहने का मतलब जैसे कि कोई इलेक्शन में खड़ा होता है तो हम लोग कैसे वोट देने जाते हैं, तो उस प्रकार से डायरेक्ट हम वोट दे के किसी को जिताते हैं, तो वो डायरेक्ट तौर पे हो गया, यानी प्रत्यक्ष तौर पे हो गया। उसी प्रकार विधानसभा के सदस्य बनने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट तौर पे वोट देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, अब बता देते हैं आप लोगों को। जैसा कि देखिए, इसमें पब्लिक वोट करती है, जिसका अर्थ है, और पब्लिक वोट करती है, और वो पब्लिक वोट करती है जिसका उम्र 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, और जो भी चुनाव में जीतते हैं वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। और इस चुनाव में जो भी जीतते हैं वो विधानसभा के क्या हो जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। और इसके लिए इस चुनाव के लिए क्या होता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है, कहने का मतलब जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, और आगे हम पढ़े तो अगर बिहार की बात करें तो 243 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं। अभी बात की है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की, तो बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल 243 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर आगे देखें, कुछ बात करते हैं आगे, नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसको ज़रा समझते हैं। देखिए इसको, तो किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 से ज़्यादा और 60 से कम सीट नहीं हो सकती है। कहने का मतलब किसी भी राज्य के विधानसभा में अगर देखा जाए तो 500 से ज़्यादा और 60 से कम सीट नहीं हो सकती है, विधानसभा की बात करें तो। और एक अपवाद भी है इसका, अपवाद के तौर पे अगर देखा जाए तो सिक्किम विधानसभा में 32 ही सीट है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 60 से कम सीट नहीं हो सकती, लेकिन सिक्किम का जो विधानसभा है उसमें 32 ही सीट है, जो कि अपवाद है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हम बात करें, कुछ लिखा हुआ है ज़रा समझिएगा। हमारे विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, यानी एक एंग्लो इंडियन जिसको हम मनोनीत किया जा सकता है, यदि राज्यपाल चाहे तब। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि एंग्लो इंडियन होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। तो एंग्लो इंडियन कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं गए, ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ, उसके स्वतंत्र होने के बाद जो भी अंग्रेज, जो भी ब्रिटिश थे, इस देश को छोड़कर नहीं गए और भारत की संस्कृति को अगर अपना लिए हैं और यहीं पे बस गए हैं, तो उनको मनोनीत किया जा सकता है। मनोनीत करके विधानसभा का सदस्य बनाया जा सकता है, यदि राज्यपाल चाहे तब। मनोनीत कौन कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं विधानसभा के सदस्यता हेतु योग्यता के बारे में बात करते हैं। विधानसभा के अगर सदस्य बनना है तो उसके योग्यता क्या चाहिए। विधानसभा के सदस्य कौन बनते हैं, एमएलए बनते हैं, जिनको हम विधायक बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग जानते भी होंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब है कि जैसे कि एक नाम सुने होंगे, किनका नाम हम भूल रहे हैं, जो कि भारत का पैसा लेकर वो भाग गए, तो इस प्रकार से वो नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बात करें तो इसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष है। इसका सदस्य बनने के लिए, आपको विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष चाहिए। और इसमें चुनाव जो होती है वो डायरेक्ट तौर पे होती है और इसमें जनता वोट करती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो इसकी सदस्यता यानी मेंबरशिप कैसे प्राप्त होगी। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसकी सदस्यता कैसे प्राप्त होगी, अगर आपको विधायक बनना है तो इसकी सदस्यता कैसे प्राप्त होगी, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर यह, देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर यह खुद रिजाइन या इस्तीफा दे, ठीक है, सॉरी एक चीज़ हम बता देते हैं आप लोगों को, इसकी सदस्यता अगर समाप्त करना है विधायक की, तो वो सदस्यता यानी मेंबरशिप कैसे समाप्त होगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, अगर विधायक की जो भी इसके सदस्य हैं उनकी सदस्यता कैसे समाप्त होगी, तो कैसे समाप्त होगी उसके बारे में ज़रा देखिए। अगर वह खुद रिजाइन यानी इस्तीफा दे देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, या यह विधानसभा के, और इस्तीफा किसको देगा, यह विधानसभा के अध्यक्ष को देगा, कौन, एमएलए।
जो विधायक है खुद रिजाइन करके अपने रिजाइन लेटर को विधानसभा के अध्यक्ष को देगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ठीक है। या दूसरा है कि बिना सदन की अनुमति के अगर 60 दिनों से लगातार वह अनुपस्थित रहा तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। वैसे भी उसकी सदस्यता को क्या किया जाता है, अब्सेंट हो जाएगा 60 दिनों तक लगातार तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। अगर हम देखें कुछ चीज़ें बात करते हैं तो कोई सदस्य योग्य है या नहीं इस बात का निर्णय कौन करेगा। अब देखिए कोई सदस्य योग्य है कि नहीं, मान लीजिए हमको आपको चाहे किसी को भी विधायक बनना है तो वो योग्य है या नहीं है वो कैसे डिसाइड होगा। तो इसके लिए क्या होता है, तो इसका जो निर्णय होता है उस राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, इसका जो निर्णय होता है उस राज्य का राज्यपाल करेगा और राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से तय करेगा। राज्यपाल जो है वो चुनाव आयोग के परामर्श से क्या करेगा, इसको तय करेगा। अब हम कुछ बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, विधानसभा में एमएलए आते हैं, विधान परिषद में एमएलसी आते हैं। ठीक है, जिसमें तो चलिए हम बात करते हैं कुछ चीज़ें दोनों के बारे में। तो हम अगर विधानसभा की बात करें जिसमें एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो ये निम्न सदन होता है और विधान परिषद की बात करें तो ये उच्च सदन होता है। ठीक है, और विधान परिषद में हम कुछ देख लेते हैं पॉइंट को, उसके बाद विधानसभा में देख लेते हैं कुछ पॉइंट को, उसके बाद विधान परिषद में देखेंगे। तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये निम्न सदन होता है जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, और इसके सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। इसके जो सदस्य बनते हैं उनका चुनाव जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है और इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, डायरेक्ट तौर पे निर्वाचन होता है, डायरेक्ट तौर पे हम लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और इसके सदस्य एमएलए यानी विधायक होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं वो एमएलए होते हैं यानी विधायक होते हैं। ठीक है, अब हम विधान परिषद की बात करते हैं। तो विधान परिषद में क्या होता है, देखिए ये उच्च सदन होता है और इसके कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं और कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और कुछ सदस्य इसके क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और इसका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट तौर पे होता है यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसमें, विधान परिषद में। ठीक है, और इसके सदस्य एमएलसी यानी विधान पार्षद होते हैं। इसके सदस्य एमएलसी होते हैं जिनको हम हिंदी में विधान पार्षद कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं विधानसभा की अवधि के बारे में बात कर लें तो थोड़ा उसका कार्यकाल कब तक का होता है। ठीक है, तो इसकी अवधि सामान्यतः अगर देखा जाए फर्स्ट सेशन यानी पहला अधिवेशन से 5 साल तक होता है। जब वो ज्वाइन करता है तो उसके प्रथम अधिवेशन से 5 साल तक का उसका अवधि होता है और हम 5 साल से पहले भी क्या कर सकते हैं, इसको भंग कर सकते हैं, जो कि राज्यपाल के द्वारा। अगर राज्यपाल चाहे तो 5 साल से पहले इसको भंग कर सकता है, तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। अगर हम आगे बात करें तो राज्यपाल में अगर राज्य में आपात की स्थिति लागू हो तो इसकी अवधि को संसद के द्वारा 6 महीनों तक इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी भी राज्य में आपत्ति लागू हो गई तो इसकी अवधि को हम, हालांकि 5 साल तक की अवधि होती है लेकिन इसकी अवधि को हम 6 महीने तक इस अवधि को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि 6 महीने में आपातकाल की स्थिति खत्म नहीं हुआ फिर आगे तक बढ़ गई तो फिर हम उसको अगले 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। फिर 6 महीने तक फिर देखा गया नहीं आपात की स्थिति खत्म हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक बार में हम 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ा सकते हैं इसकी अवधि। तो हाईएस्ट कितने साल तक, 3 साल तक। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये चीज़ों को समझे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं पॉलिटी का रेगुलर वीडियो डालूंगा थ्योरी के क्लास के साथ साथ। आप मेरी वीडियो को कम से कम पूरा देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे, क्योंकि थ्योरी क्लास है, एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर छूटेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।